Hello everyone, this is Silky Khanna. So let us start with lecture 9 of research aptitude. The topics that we would be covering are methods of data collection, primary data, secondary data and types of questionnaire. So moving on to our very first slide and starting with the methods of data collection. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटा के क्या क्या सोर्सेस हैं। तो देखिए डाटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम टू सोर्सेस, प्राइमरी डाटा एंड secondary data. So primary data is the first hand data which is collected by the researcher or the investigator himself या वो किसी के थ्रू भी कलेक्ट करवा सकता है। प्राइमरी डाटा जो है वो यूजुअली क्वेश्चनर या सर्वेज वगैरह के थ्रू जो है कलेक्ट करी जाती है, और जब हम ऑब्जर्व करते हैं किसी को डायरेक्टली तो हम फोटोग्राफ वगैरह के थ्रू भी या ऑब्जर्व करने के बाद रिटन में जो भी हमारी फाइंडिंग्स होती हैं वो लिख के भी हम डाटा जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेकेंडरी डाटा जो है वो यूजुअली और किसी के पब्लिश्ड सोर्सेस से निकाली गई डाटा होती है जिसका इस्तेमाल कोई भी रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर करता है। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग बोथ दीज। तो देखिए प्राइमरी डाटा का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक्यूरेसी को लेके कंफर्मेशन होता है। जब एक रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर खुद से डाटा कलेक्ट करेगा तो सबसे पहली चीज़ तो एक्यूरेट अनबायस्ड डाटा आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उसके पास। सेकेंड थिंग, उसकी रिसर्च का जो पर्पस होगा एग्जैक्टली उसी को माइंड में रख के उसने क्वेश्चंस फ्रेम किए होंगे जिसके थ्रू वो डाटा कलेक्ट करेगा। सो एक्यूरेट होने के साथ साथ एप्रोप्रिएट डाटा उसके पास आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसके अलावा जब वो डाटा कलेक्ट करता है तब वो सामने वाले के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से उससे इंफॉर्मेशन निकलवाई जा सकती है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकलवाई जा सकती है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस वगैरह चेंज भी कर सकता है अगर वो डायरेक्ट ओरली सर्वे कर रहा है या इंटरव्यू ले रहा है। ऑल्दो जब रिटन में क्वेश्चनर के थ्रू डाटा कलेक्ट किया जाता है तब क्वेश्चंस वगैरह का चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि ऑथेंटिक डाटा उसको खुद से मिल जाता है और ये उसका खुद का डाटा है, उसके पास कंप्लीट कंट्रोल है इस डाटा के ऊपर, वो उसको कैसे भी यूज़ कर सकता है। जबकि अगर आप सेकेंडरी सोर्सेज से डाटा लेते हैं तो हो सकता है परमिशन वगैरह भी लेनी पड़े उस डाटा को यूज़ करने के लिए। बट अगेन वी हैव ड्रॉबैक्स ऑल्सो। प्राइमरी डाटा खुद से डाटा कलेक्ट करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ है और एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि आपको डाटा कलेक्शन के डिफरेंट सोर्सेज फाइंड आउट करने पड़ते हैं और उन सोर्सेज के थ्रू जब आप डाटा कलेक्ट करवाते हैं, कई बार जो है इतने सारे जगहों से हमें डाटा कलेक्ट कराना होता है कि पॉसिबल नहीं होता रिसर्चर खुद करे, तो वो एन्यूमरेटर्स जो है वो अपॉइंट कर सकता है, इन्वेस्टिगेटर्स अपॉइंट कर सकता है, तो फिर उनको भी फ़ी वगैरह देनी पड़ती है। तो ऐसे केसेस में जो है एक्सपेंसिव भी हो जाता है डाटा कलेक्शन, टाइम टेकिंग भी होता है। इसके अलावा ऐसे केसेस में जैसे क्वेश्चनर वगैरह हो गया जहाँ पर रिस्पॉन्स सामने वाले का, ठीक है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि सामने वाले का रिस्पॉन्स क्या होगा, वहाँ पर आपके पास बायस्ड डाटा भी आ सकता है। सो ऐसे केसेस में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा ही एक्यूरेट डाटा आए, चांसेस ज़्यादा होते हैं कि एक्यूरेट डाटा आपके पास आए, बट स्टिल यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द रिस्पॉन्डेंट। तो रिस्पॉन्डेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि किस तरीके का डाटा जो है वो आपके पास आ रहा है। सेकेंडरी डाटा की अगर बात करें तो सेकेंडरी डाटा के एडवांटेजेस ये हैं, टाइम बहुत कम लगता है बिकॉज ऑलरेडी किसी के द्वारा जो है रिकॉर्ड किए हुए डाटा को आप जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। सो बेसिकली डाटा कलेक्शन में जो भी एफर्ट्स लगाने थे वो आपको नहीं लगाने पड़े, आपका टाइम और पैसा बच गया। बट अगेन द प्रॉब्लम इज इस केस में ऑथेंटिसिटी और एक्यूरेसी पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा क्योंकि डाटा किसी और का कलेक्ट किया हुआ है। सेकेंड थिंग, क्या वो आपके लिए पर्पसफुल है या नहीं है। भाई आपकी रिसर्च से एग्जैक्टली रिलेटेड होना किसी भी डाटा का बहुत डिफिकल्ट होता है, तो एग्जैक्टली वो आपके रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, एक्यूरेट और ऑथेंटिक है या नहीं है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट अप टू डेट। नहीं, प्राइमरी डाटा में तो आप खुद से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो अप टू डेट होगा क्योंकि आप रियल टाइम बेसिस पे कलेक्ट करेंगे। लेकिन सेकेंडरी डाटा में पुराने अगर आप पब्लिश सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास अप टू डेट डाटा नहीं होगा, जबकि रिसर्च में जितना हो सके करंट डाटा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए है। सो ये सारे जो हैं ड्रॉबैक्स हैं। सो बेसिकली चाहे प्राइमरी डाटा हो चाहे सेकेंडरी डाटा हो, दोनों के ही अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। हम इनको कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने प्राइमरी डाटा के थ्रू, प्राइमरी सोर्स के थ्रू डाटा कलेक्ट किया
एंड आफ्टर दैट जो सेकेंडरी डाटा है उसके थ्रू हमने कंफर्म किया कि क्या प्राइमरी सोर्सेज से हमारे पास जो डाटा आया है वो सही है या नहीं है, इस तरीके के काम भी किए जा सकते हैं। सो मिक्स्ड सोर्सेज का भी इस्तेमाल हो सकता है। सेकेंडरी डाटा में जो भी पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन होती है बट जिसको किसी और ने कलेक्ट किया है, आप सिर्फ इसका यूजेज कर रहे हैं, ऐसा सारा डाटा जो है वो सेकेंडरी डाटा कहलाता है। अब हम जो है इनका क्लासिफिकेशन करेंगे और फिर स्टडी करेंगे। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले विल टॉक अबाउट कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, कि प्राइमरी डाटा किस किस तरीके से कलेक्ट किया जा सकता है। फर्स्ट हैंड डाटा जो डायरेक्टली रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर खुद से कलेक्ट कर रहा है। फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसमें हम हमारे जो रिस्पोंडेंट्स है, जो हमारा सैंपल है, उनको ऑब्जर्व करते हैं। अब ऑब्जर्व करने के भी बहुत तरीके होते हैं, स्ट्रक्चर्ड, डिस्क्रिप्टिव एंड अनस्ट्रक्चर्ड एक्सप्लोरेटरी। स्ट्रक्चर्ड वाले में लेट्स से इफ आई एम द रिसर्चर एंड आई एम गोइंग टू इन्वेस्टिगेट एंड ऑब्जर्व, तो मेरे दिमाग में क्लियर है कि मेरे को सामने वाले से, सैंपल से, ठीक है, क्या क्या चीज़ें उसके बिहेवियर की ऑब्जर्व करनी है, क्या जो है क्वेश्चंस मेरे दिमाग में हैं, उनसे रिलेटेड आंसर मुझे सामने वाले के किस बिहेवियर के थ्रू शो हो सकते हैं, वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में हैं। सो इट्स डिस्क्रिप्टिव एंड इट्स फिक्स्ड, इट्स स्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड में मेरे दिमाग में आज सच कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं है, मेरे दिमाग में स्पेशल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स नहीं है जिनको मैं स्टडी करने जा रही हूँ। मैं सिर्फ सामने वाले को ऑब्जर्व कर रही हूँ एंड आई एम एक्सप्लोरिंग द न्यू फैक्ट्स। मुझे उसके बिहेवियर में हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो मैंने पहले कभी सोची ही नहीं थी। सो आई एम एक्सप्लोरिंग, मुझे जो कुछ भी दिखेगा सामने वाले में, सैंपल में, मैं सब कुछ ऑब्जर्व करने के लिए तैयार हूँ। कुछ पहले से रिसर्च क्वेश्चंस मेरे दिमाग में नहीं है कि भाई मुझे तो यही चीज़ ऑब्जर्व करनी है। नेक्स्ट वी हैव पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट एंड डिस्गाइज्ड वन। पार्टिसिपेंट वाले में जो रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर होता है वो खुद अपने सैंपल ग्रुप के साथ मिलजुल के वो काम करता है और साथ के साथ ऑब्जर्व करता है। नॉन पार्टिसिपेंट में वो पार्टिसिपेट नहीं करता है उस ग्रुप के कामों में, सिर्फ और सिर्फ दूर खड़ा होकर ऑब्जर्व करता है। और डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन में वो पता नहीं लगने देता है रिस्पोंडेंट्स को कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, क्योंकि जब हमें कोई ऑब्जर्व करता है तो हमारा नेचुरल बिहेवियर, स्पॉन्टेनियस बिहेवियर निकल के नहीं आता है, हमारा थोड़ा आर्टिफिशियल हो जाता है बिहेवियर व्हेन वी नो कि समवन इज ऑब्जर्विंग अस। सो डिस्गाइज्ड वाले में पता नहीं चलने देते हैं रिस्पोंडेंट को कि हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। नॉन पार्टिसिपेंट में भी यूजुअली यही होता है, हम उनके साथ ग्रुप में पार्टिसिपेट तो करते नहीं हैं, दूर खड़े रहते हैं, तब भी हम कोशिश यही करते हैं कि सामने वाले को पता नहीं चले कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, ताकि नेचुरल रिएक्शंस हमें दूसरों के मिल सके। एंड कंट्रोल्ड लैबोरेटरी एंड अनकंट्रोल्ड एक्सप्लोरेटरी ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड वाले में हम लेट्स से हमने जो है अपने सैंपल को कोई एक स्पेसिफिक काम दे दिया परफॉर्म करने के लिए, तो वो कंट्रोल्ड हो गया, वी आर पुटिंग देम इन अ सर्टेन कंडीशन। अनकंट्रोल्ड एक्सप्लोरेटरी, सामने वाले की नेचुरल सराउंडिंग्स में हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमने कोई उसको स्पेसिफिक टास्क वगैरह नहीं दिया है, ना ही किसी आर्टिफिशियल सिचुएशन में डाला है। कंट्रोल्ड वाले में हम सेटिंग्स को कंट्रोल करेंगे, कोई स्पेसिफिक टास्क देंगे या आर्टिफिशियल डुप्लीकेट सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, उसमें सामने वाले से काम करा के देखेंगे और ऑब्जर्व करके डाटा कलेक्ट करेंगे। सो ये थे ऑब्जर्व करने के डिफरेंट तरीके। बट व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस याद नहीं करनी, अगेन बता रही हूँ। अब मैं एक चीज़ बताती हूँ, लेट्स से सब्जेक्टिवनेस, ये एडवांटेज भी हो सकती है, डिसएडवांटेज भी हो सकती है ऑब्जर्वेशन की। कैसे? मैं किसी को ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो अगर मैं किसी को ऑब्जर्व कर रही हूँ तो ज़रूरी थोड़ी है कि मैं उसके बिहेवियर को सही तरीके से ही इंटरप्रेट करूँ। मैं ऑब्जर्व करूँगी, मैं दूसरा जो है इंटरप्रिटेशन दूंगी, दूसरा रिसर्चर ऑब्जर्व करेगा, वो कुछ और इंटरप्रिटेशन देगा, तो सब्जेक्टिवनेस आ सकती है। ये डिसएडवांटेज हो गया एक तो, कि अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। अब सब्जेक्टिवनेस नहीं हो, ये एडवांटेज भी हो सकती है। कैसे? अगर मैं किसी के बिहेवियर को कीनली, बहुत सही तरीके से ऑब्जर्व करूं, तो उसके बिहेवियर के बहुत सारे छुपे हुए फैक्ट्स भी मैं जो हूँ स्टडी कर सकती हूँ। ठीक है, सो इंटरप्रिटेशन सही होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो सब्जेक्टिवनेस नहीं आएगी। जबकि अगर मैं सामने वाले से क्वेश्चन पूछूं और वो मुझे केवल आंसर दे दे एक, ठीक है, तो एक आंसर से किसी के बिहेवियर को इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता, बल्कि उसको ऑब्जर्व करके ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है इंटरप्रेट किया जा सकता है, सब्जेक्टिवनेस कम करी जा सकती है। तो भाई अब ऑब्जर्वेशन मेथड में ही हम कह रहे हैं कि सब्जेक्टिवनेस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सब्जेक्टिवनेस नहीं होना ये एडवांटेज है, और सब्जेक्टिवनेस होगी, बायसनेस होगी, तो ये डिसएडवांटेज है। तो कहने का मतलब ये है कि मेथड्स को ठीक से समझना है। एडवांटेज डिसएडवांटेज अगर आ गई तो वहाँ पर जो ऑप्शन दिए होंगे एग्जाम में, उस पर डिपेंड करेगा क्या टिक करना है। फिर भी वील डिस्कस। सो एक ही हो गई। दूसरी जो है एडवांटेज क्या है, देखिए ऑब्जर्वेशन मेथड की,
कि इसमें जो है आप सामने वाले को क्लियरली समझ सकते हैं और बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स और रिसर्च क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में पहले से नहीं हो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट अगेन इतना डीपली ऑब्जर्व करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा और हर एक इंसान को डीपली ऑब्जर्व करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग, ठीक है। सो आपके इंटरप्रिटेशंस डिफरेंट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग टास्क है और टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा तो कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव हो सकता है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करने के लिए आपको अलग अलग इन्वेस्टिगेटर्स भी अपॉइंट करने पड़ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप पार्टिसिपेंट हैं, आप खुद ग्रुप के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं और फिर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप और भी अच्छी तरीके से जो है इंटरप्रेट कर पाएंगे और डाटा कलेक्ट कर पाएंगे, बिकॉज नाउ यू आर इन्वॉल्व विद दोज पर्सन। लेकिन अगर सामने वाले को पता है कि आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उस केस में उसका जो भी बिहेवियर है हो सकता है वो आर्टिफिशियल हो जाए और आपको एक्यूरेट डाटा नहीं मिले। डिस्गाइज्ड वाले में जब सामने वाले को पता नहीं होगा कि आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एक्यूरेट डाटा मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ऐसे ही अगर कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड की बात करें, तो अनकंट्रोल्ड वाला सामने वाले को उसकी नेचुरल रियल लाइफ सेटिंग में एक्सप्लोर करना, ऑब्जर्व करना, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है एज कम्पेयर टू उसको कंट्रोल करना। नेक्स्ट वी हैव इंटरव्यू मेथड। जब हमें किसी के बारे में डीप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तब हमको इंटरव्यू लेना चाहिए है। तो सबसे पहले डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल एग्जामिनेशन। भाई इनडायरेक्ट ओरल एग्जामिनेशन में हम जो है ओरली क्वेश्चन पूछते हैं सामने वाले से, ठीक है, उसको क्रॉस एग्जामिन करते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछते हैं और ज़्यादातर हर इंटरव्यू इनडायरेक्ट और ओरल ही होता है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में जो इन्वेस्टिगेशन या रिसर्चर है वो खुद किसी जगह पे जाता है और वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि एक ही पर्सन, वहाँ पे लेट्स से कोई इंसिडेंट हुआ, कोई इवेंट हुआ और बहुत सारे लोग अवेलेबल थे, तो वो बहुत सारे लोगों से थोड़े क्वेश्चन पूछ सकता है और खुद भी उस जगह का इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो वो हुआ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। लेकिन ज़्यादातर इंटरव्यू में इनडायरेक्ट ओरल एग्जामिनेशन होता है, ज़्यादातर ऑन द स्पॉट नहीं जाता है इंटरव्यूअर, लोगों को बुलाया जाता है, एक प्रॉपर सेटिंग होती है इंटरव्यू की, उसमें जो है सामने वाले को क्रॉस एग्जामिन किया जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यूजुअली एट अ टाइम एक इंसान का इंटरव्यू लिया जाता है। पर्सनल इंटरव्यू यूजुअली जो है उसमें जो है सामने वाले के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को जानने की कोशिश करी जाती है। फोकस्ड इंटरव्यू, सामने वाले का, रिस्पोंडेंट का जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर फोकस किया जाता है कि सामने वाले का एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस रहा, वो कैसा रहा, क्यों रहा, किस सेटिंग में रहा, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लिनिकल इंटरव्यूज़ में सामने वाले की फीलिंग्स पे ध्यान दिया जाता है कि सामने वाला जो है अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ फील कर रहा है तो वो क्यों फील कर रहा है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसका वैल्यू सिस्टम क्या है, उसको डिटेल में जानने की कोशिश करी जाती है। ज़्यादातर मेडिकल एग्जामिनेशंस में जो स्ट्रेस वगैरह से रिलेटेड एग्जामिनेशंस होते हैं या जब काउंसलिंग होती है तब क्लिनिकल इंटरव्यूज़ का इस्तेमाल होता है। स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चंस पहले से डिसाइडेड हैं कि नहीं है। आपने पहले से, जो इंटरव्यूअर है जो इंटरव्यू लेगा, पहले से उसने डिसाइड कर रखा है 1 बाय 1 कि भाई मेरे को ये 10 क्वेश्चन पूछने हैं, इस सीक्वेंस में पूछने हैं, तो वो तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है। इट इज़ क्लियरली फिक्स्ड क्या क्या पूछना है, किस चीज़ का आंसर चाहिए है। सेमी स्ट्रक्चर्ड में थोड़ी सी लीनियंसी मिल जाएगी और अनस्ट्रक्चर्ड में बिल्कुल ही लीनियंट है, कोई क्वेश्चंस की सीक्वेंस फिक्स नहीं है, क्वेश्चंस भी फिक्स नहीं है। भाई सामने वाले से जब हम बातचीत करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिसाइड कर सकते हैं, वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सो जब किसी को एक्सप्लोर करना है तब अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ज़्यादा सही रहेगा। टेलीफोनिक इंटरव्यू, यहाँ पर टेलीफोन एक माध्यम है, ठीक है, कि टेलीफोन के थ्रू अगर हम किसी से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं देन दैट इज टेलीफोनिक इंटरव्यू। अब अगर हम इंटरव्यू मेथड की बात करें तो फ़ायदा ये है, एडवांटेजेस ये हैं कि किसी को डीपली एनालाइज करना हो, किसी के बारे में डीपली जानना हो तो बेहतर होगा आप उससे डिस्कस कर लें। लेकिन इंटरव्यू लेते टाइम ध्यान में रखने वाली बातें क्या क्या हैं, इंटरव्यूअर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए है जो कि सामने वाले को नर्वस नहीं करे। यूजुअली क्या होता है, इंटरव्यू के नाम से ही लोग नर्वस हो जाते हैं, तो वो नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए है। सामने वाले को क्लियरली पता होना चाहिए कि क्यों उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। भाई ऑब्जर्वेशन में पता नहीं होना चाहिए, नहीं तो सामने वाले का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, लेकिन इंटरव्यू के नाम से ही यूजुअली लोग नर्वस हो जाते हैं, तो उनको क्लियरली आप बता सकते हैं कि उनका इंटरव्यू क्यों लिया जा रहा है, सो दैट वो एट ईज रहे। ऐसे उनको नहीं लगे भाई हमारा एग्जाम ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए।
तो इंटरव्यूअर ऐसा हो जिसकी लैंग्वेज पे कमांड हो, सामने वाले को कंफर्टेबल फील करा सके, फ्रेंडली होना चाहिए है, तब जाके वो सही इंटरव्यू कंडक्ट कर पाएगा। सामने वाले के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, ये इंटरव्यू की खासियत है। आप जो है सामने वाले से किस तरीके से सही और एक्यूरेट रिस्पॉन्स ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ऑन द स्पॉट क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर, एक्यूरेट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आने के चांसेस हैं। बट अगेन डिसएडवांटेजेस, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपके पास अगर सैम्पल में 100 लोग हैं और 100 लोगों का भी आप इंटरव्यू लेने बैठ गए तो वो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यूअर से अपॉइंट करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है रिस्पोंडेंट जो है वो नर्वस हो, ठीक तरीके से आंसर नहीं दे, या फिर जो है लेट्स से उनको जो है टेक्निकल जार्गन वगैरह समझ में नहीं आए, इसीलिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल जार्गन का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए है। सो बेसिकली आपको देखना चाहिए है, आपको सिर्फ जो है ओवर्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए है या डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए। बहुत डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिल्कुल ही किसी के बारे में फैक्ट्स को एक्सप्लोर करना है, तब आप उसका इंटरव्यू लें, वरना इंटरव्यू पे नहीं जाते हैं यूजुअली रिसर्च में। भाई किसी की बायोग्राफी वगैरह हमको लिखनी है, किसी के ऊपर किताब लिखनी है, किसी के ऊपर मूवी बनानी है, तब तो आप इतनी डिटेल में जाइए, वरना इतनी डिटेल में यूजुअली नहीं जाते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, वी हैव क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल्स। क्वेश्चनायर वो चीज़ है, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ डाटा कलेक्शन है जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है रिसर्च में। क्वेश्चनायर में आप रिटन फॉर्म में क्वेश्चंस लिख देते हैं, और इस क्वेश्चनायर को आप जो है लोगों से पूछ के भी फिल कर सकते हैं और उनको मेल भी कर सकते हैं। ज़्यादातर आजकल हम लोग मेल कर देते हैं या व्हाट्सएप पे भेज देते हैं गूगल डॉक्यूमेंट में बना के, सो दैट वी कैन गेट द रिस्पॉन्स। सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आप जो है बहुत लार्ज नंबर ऑफ सैम्पल से भी क्वेश्चनर कलेक्ट कर सकते हैं, भरवा सकते हैं, क्योंकि आपको मेल ही तो करना है सबको, एंड यू विल गेट द रिस्पॉन्स। इंटरव्यू में तो भाई एक एक का पर्सनल इंटरव्यू लेना, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो क्वेश्चनर जो है वो ज़्यादा एडवांटेजियस है जब आपका सैम्पल जो है वो बहुत ही बड़ा हो, आपको बहुत सारे लोगों से एक साथ डाटा कलेक्ट करना है, देन क्वेश्चनर इज़ दी बेस्ट। क्वेश्चनर के एडवांटेजेस ये हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। क्वेश्चंस फ्रेम करते टाइम आपको क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, टेक्निकल जार्गन मत यूज़ करो, कीप इट इजी एंड सिंपल, ताकि सामने वाले को आसानी से समझ में आ सके। ऐसा कोई क्वेश्चन मत डालिए जिससे सामने वाले की प्राइवेट या पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लेने की कोशिश कर रहे हों। इसको बहुत इजी रखिए, और आपकी रिसर्च का जो पर्पस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही होने चाहिए हैं। क्वेश्चनर में बहुत इजी होनी चाहिए है आंसरिंग मेथड, और ऊपर थोड़ी डिटेल देनी ज़रूरी होती है कि क्वेश्चनर का क्या पर्पस है, आप सामने वाले से ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहते हैं। उसको एश्योर कीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन कहीं और इस्तेमाल नहीं करी जाएगी उसकी परमिशन के बिना, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, एनोनिमस रखिए। सामने वाले को एश्योरेंस होना चाहिए कि भाई मेरा नाम कहीं डिस्क्लोज नहीं होगा, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट और सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेगा। बट अगेन वी हैव डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। मैंने 1000 लोगों को क्वेश्चनर भेजा, क्या सब लोग मुझे रिस्पॉन्ड कर देंगे मेल पे? नहीं, इतने अच्छे नहीं होते सब लोग। आप 10 को भेजोगे तो 2 का रिस्पॉन्स आता है, आजकल ये हाल है, एवरीवन इज़ बिजी। अच्छा, जिन 2 का रिस्पॉन्स आएगा भी ना, उसमें से एक ने ध्यान से भरा होगा, एक ने ऐसी टीवी देखते देखते भर दिया, हो सकता है सामने वाले को क्वेश्चन नहीं समझ में आया। तो ऐसे केसेस में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपके पास आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाई इंटरव्यू में तो आप सामने वाले से बातचीत करके समझ सकते हो, क्वेश्चन चेंज कर सकते हो, क्वेश्चनर में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। आपने जो लिख दिया वो फिक्स्ड हो गया, सामने वाले ने जो इंटरप्रेट किया, क्वेश्चन को जिस तरीके से इंटरप्रेट किया, वो उस तरीके से आंसर करेगा, देन इट कैन बी अ प्रॉब्लम। शेड्यूल क्वेश्चनर ही होता है और कुछ नहीं होता है, लेकिन इसमें हम क्वेश्चनर मेल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एन्यूमरेटर से अपॉइंट कर देते हैं या इन्वेस्टिगेटर से अपॉइंट कर देते हैं, उनको क्वेश्चनर देते हैं, वो लोगों के पास जाते हैं सैंपल के पास, उनको क्वेश्चन बताते हैं, समझाते हैं, और फिर सामने वाले का जो रिस्पॉन्स होता है वो उस क्वेश्चनर में नोट करते हैं या टिक करते हैं, मार्क करते हैं। सो उसे हम कहते हैं शेड्यूल। तो शेड्यूल में थोड़ा और पर्सनल कैरेक्टर आ गया कि सामने वाले से खुद से आप भरवा रहे हैं, वो जो बोल रहा है उसकी सब चीज़ों को नोट डाउन कर रहे हैं, उसको क्वेश्चंस भी आप समझा रहे हैं, वो होता है शेड्यूल। तो इसमें एक्यूरेसी के चांसेस, ऑथेंटिसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव सर्वे मेथड। देखो, सर्वे एक वाइडर टर्म है। सर्वे के अंदर क्वेश्चनर, शेड्यूल, इंटरव्यू इज़ बिट डिफरेंट, इंटरव्यू को हम उस कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं, बट सर्वे जो है एक वाइडर टर्म है। सर्वे के अंदर जो है ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर, इस तरीके की चीज़ें जो हैं इसकी पार्ट हैं। सर्वे का मतलब सिर्फ और सिर्फ माइक लेके, जैसे हमने टीवी में देखा होगा लोग सर्वे करते हैं, माइक लेके पहुंच गए और 2-4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो सिर्फ सर्वे का एक टाइप है, यहाँ पर सामने वाले के बारे में
या किसी प्रोडक्ट के बारे में यूजुअली ब्रीफ इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करी जाती है। बट ज़्यादातर जो बाकी के मेथड्स भी हैं वो भी सर्वे के अंदर ही आते हैं। सर्वे का मतलब सिर्फ इतना होता है किसी भी रिस्पोंडेंट या सैम्पल के बारे में इंफॉर्मेशन लेना। वो इंफॉर्मेशन आप क्वेश्चनर के थ्रू ले रहे हो, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के थ्रू ले रहे हो, ऑब्जर्वेशन के थ्रू ले रहे हो, वो सब कहीं ना कहीं सर्वे का पार्ट बन सकता है। अच्छा, सर्वे भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है नॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव, स्टेटस या ट्रेंड सर्वे। ये सिनोनिमस वर्ड्स है। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ करंट सिचुएशन को डिस्क्राइब करना। लेट्स से कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो लोगों का रिव्यू लेना चाहते हैं कि भाई कैसा है प्रोडक्ट। तो वो लोग जो है मॉल में चले गए और वहाँ पे लोग निकल रहे हैं, उनसे जो है माइक लेके पूछा जा रहा है डिड यू लाइक द प्रोडक्ट। तो वहाँ पे सिर्फ इतना ही पूछेंगे डिड यू लाइक द प्रोडक्ट, क्यों अच्छा लगा, क्यों बुरा लगा, कौन सा फीचर अच्छा लगा, कौन सा फीचर बुरा लगा, वो एनालिटिकल सर्वे में पूछेंगे। सो डिस्क्रिप्टिव वाले में सामने वाले से सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिया जाता है, ठीक है। क्यों जैसे सवाल जो है वो एनालिटिकल में पूछे जाते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना, चीज़ों के पीछे का कारण फाइंड आउट करना, वो हम एनालिटिकल में करते हैं। डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ और सिर्फ करेंटली मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा होगा हम उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। स्कूल सर्वे इज रिलेटेड टू स्कूल वेरिएबल्स, ठीक है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा करिकुलम, सिलेबस, टीचिंग मेथडोलॉजी, इन सब टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च हो और फिर सर्वे किया जाए तो वो स्कूल सर्वे कहलाएगा। और सोशल सर्वे में हम सोशल वेरिएबल्स जैसे कि वैल्यू सिस्टम क्या है, लोगों का कल्चर क्या है, लोगों का बिलीफ क्या है, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, इन चीज़ों के बारे में अगर हम डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो सोशल सर्वे कहलाएगा। सबसे बड़ी चीज़ बस इतना याद रखना, सर्वे में ज़्यादातर ब्रीफ में जो है सामने वाले से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करी जाती है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं होता है। लेकिन सर्वे एक वाइडर टर्म है, क्वेश्चनर वगैरह जैसी चीज़ें इसके अंदर ही आ जाएंगी। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि लेट्स से गांव में इलेक्शन हुए और वहाँ पे आपको जो है लोगों का रिस्पांस जानना है, ठीक है, तो क्या किया जाए, व्हाट शुड बी डन, किस तरीके से उनका रिस्पांस लिया जाए। तो हमेशा याद रखना जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सैम्पल साइज़ कितना बड़ा है या कितना छोटा है। अगर सैम्पल साइज़ बहुत छोटा है, 2, 4, 5, 10%, और मुझे डीपली सामने वाले के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए है, तब इंटरव्यू इज़ दी बेस्ट। लेकिन अगर मेरा सैम्पल बहुत लार्ज है, हज़ारों में है, तब क्वेश्चनर इज़ द बेस्ट, ठीक है। और अगर मुझे किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन चाहिए है और मेरे रिस्पोंडेंट जो है 25-50 टाइप के लोग हैं, तो आप सर्वे कर सकते हैं। सर्वे कौन सा वाला, वो माइक लेके लोगों के पास जाके क्वेश्चंस पूछने वाला, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर आपको सामने वाले को कोई स्किल परफॉर्म करते हुए देखना है और जज करना है कि वो कितनी अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, प्रैक्टिकली चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, एक्सप्लोर करना है, किसी का स्किल चेक करना है, उस केस में फिर आपको ऑब्जर्वेशन करना चाहिए है। और अगर आपका क्वेश्चनर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन से भरा हुआ और सामने वाले को समझ में आने का चांस नहीं है, या आपके जो रिस्पॉन्डेंट्स है वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है आपका सैम्पल, तो उस केस में फिर शेड्यूल यानी कि क्वेश्चनर बनाओ, लेकिन जाके सामने वाले को समझाओ और खुद से उससे डाटा कलेक्ट करो, वो जो आंसर दे उसको खुद तुम क्वेश्चनर में मार्क करो और लिखो, तब जाके एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आएगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, नाउ द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा में देखिए दो तरीके की चीज़ें होती है। पब्लिश्ड डाटा, कौन कौन पब्लिश करता है, गवर्नमेंट पब्लिश करती है, ठीक है, टेक्निकल और ट्रेड जर्नल्स आती हैं, बैंक्स वगैरह के बिजनेस वगैरह की रिपोर्ट्स होती हैं, पब्लिक रिकॉर्ड्स होते हैं, स्टैटिस्टिकल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अनपब्लिश्ड डाटा क्या है, अनपब्लिश्ड डाटा जो है वो पुराने ज़माने की पड़ी हुई बहुत सारे लेटर्स, जर्नल्स, डायरी या लोगों के पर्सनल वर्क भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनको कहीं पे पब्लिश नहीं किया गया है ऑफिशियली, वो अनपब्लिश्ड डाटा है। बट अनपब्लिश्ड डाटा जो है उसकी सर्टेनिटी और एक्यूरेसी और ऑथेंटिसिटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इसलिए उसको कम ही यूज़ करना चाहिए है, अनलेस एंड अनटिल आप हिस्ट्री को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप हिस्ट्री के बारे में नए फैक्ट्स जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अनपब्लिश्ड डाटा आपके लिए सबसे बड़ा सोर्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप हिस्ट्री नहीं, करंट ट्रेंड्स के ऊपर जो है रिसर्च कर रहे हैं, फिर उस केस में अनपब्लिश्ड डाटा का यूजेज नहीं होना चाहिए है। सेकेंडरी डाटा यूज़ करने से पहले हमें क्या चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। सबसे पहले रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, डाटा का सोर्स क्या है, पब्लिश हुई है कि नहीं पब्लिश हुई है, किस टाइम पीरियड की है, कौन था कलेक्ट करने वाला, डाटा किसने कलेक्ट करी है। इन सब चीज़ों से आपको पता चलेगा कि भाई डाटा पे आप विश्वास कर सकते हैं या नहीं, ट्रस्टवर्दी है डाटा या नहीं। सूटेबिलिटी ऑफ द डाटा, भाई ज़रूरी है मेरे जो रिसर्च क्वेश्चन है वो उस डाटा से आंसर हो रहे हैं। सो एक्यूरेसी और अप्रोप्रिएटनेस है कि नहीं है, आपके रिसर्च क्वेश्चन उस डाटा से आंसर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। एंड एडिक्वेसी, इज इट इनफ,
क्या इसके अलावा कोई और डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, एडिक्वेट है कि नहीं है आपकी रिसर्च के लिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ जो डाटा कलेक्शन के लिए यूज़ होती है, दैट इज़ क्वेश्चनर नाउअडेज, ठीक है, रिसर्च में। सो क्वेश्चनर फॉर्मेट्स देखिए क्या हैं, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स हैं, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन फॉर्मेट क्वेश्चंस में जब क्वेश्चन लिखा जाता है क्वेश्चनर में, तो उसके आंसर्स नहीं लिखे जाते हैं, ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं, एमसीक्यू नहीं बनाया जाता है, सिर्फ स्पेस ब्लैंक छोड़ दी जाती है और सामने वाले को अपने अकॉर्डिंग उसमें आंसर फिल करना होता है। ये तब इस्तेमाल होगा जब आपकी रिसर्च एक्सप्लोरेटरी स्टेज में है, जब आपके पास ऑप्शंस क्लियर नहीं हैं, जब नए नए फैक्टर्स को आप एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल ही स्टार्टिंग स्टेज में रिसर्च है, तब ओपन फॉर्मेट क्वेश्चंस का इस्तेमाल होना चाहिए है। या पायलट स्टडीज़ में आप अपना फाइनल क्वेश्चनर अभी आपने नहीं बनाया है, पायलट स्टडी करते हैं हम लोग, छोटा मोटा सैंपल लेके 20, 50, 25 या 100 लोगों का लेके पायलट स्टडी कर ली। लेट्स से मेरे पास एक क्वेश्चन से रिलेटेड 10 फैक्टर्स थे, तो उन 10 में से कौन से 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए हमने एक पायलट स्टडी कर ली। पायलट स्टडी होती है एक बहुत छोटे से सैंपल से जो है हमने क्वेश्चन आंसरिंग ओरली कर ली या रिटन फॉर्म में उन्हें क्वेश्चन देके जो है फिर उनसे आंसर्स ले लिए। सो लेट्स से मेरे पास जो सबसे ज़्यादा 4 रिस्पॉन्स आए उस क्वेश्चन के, उसको फिर मैंने अपने फाइनल क्वेश्चनर में डाला, तो वो क्लोज्ड फॉर्मेट बन जाएगा जब मैंने फिक्स्ड ऑप्शंस दे दिए। तो जब हम फिक्स्ड ऑप्शंस देते हैं तो वो क्लोज्ड फॉर्मेट है। ओपन फॉर्मेट सिर्फ स्पेस दी होती है, आंसर लिखो अपने आप। एक्सप्लोरेटरी स्टेज में ओपन फॉर्मेट का क्वेश्चंस का इस्तेमाल होना चाहिए। या पायलट स्टडी जब हम करते हैं अपना फाइनल क्वेश्चनर बनाने से पहले, तब हमें लोगों से अलग अलग रिस्पॉन्स लेने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम सारे फैक्टर्स और सबसे क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में जान सकें। जब हमें पता चल जाएगा कि लेट्स से 100 में से 90 लोगों ने एक ही फैक्टर को बार बार आंसर किया, तो मतलब वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको हमें हमारे क्लोज्ड फॉर्मेट क्वेश्चन में ऑप्शन में ज़रूर डालना चाहिए है। सो इस तरीके से फैक्टर्स को डिटरमाइन करने के लिए जो है पायलट स्टडी करी जा सकती है। पायलट स्टडी में यूजुअली ओपन फॉर्मेट क्वेश्चंस होने चाहिए। अच्छा, क्लोज्ड फॉर्मेट क्वेश्चन देखिए किस किस तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहला लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन जो होते हैं वो यूजुअली आपका रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं टू नो दैट आपको कोई चीज़ पसंद है या नहीं है। आप किसी भी प्रोडक्ट, लेट्स से आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया, आप उसको कैसे रेट करेंगे। और इसमें खासियत ये होती है चारों ऑप्शन सिमिलर से लगते हैं। देखो, फेयर, गुड, एक्सीलेंट, सुपर्ब, ऑलमोस्ट सिमिलर से होंगे, लेकिन हाँ जैसे जैसे आप 1 से 4 की ओर जा रहे हैं, आपकी लाइकिंग या प्रेफरेंस जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी। भाई फेयर से भी ज़्यादा अच्छा गुड, गुड से भी ज़्यादा अच्छा एक्सीलेंट, एक्सीलेंट से भी ज़्यादा अच्छा सुपर्ब। तो आपकी लाइकिंग किसी चीज़ के प्रति क्या है वो पूछी जाती है लीडिंग क्वेश्चंस में। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन में ये जानने की कोशिश करी जाती है दैट द मैटर ऑफ कंसर्न जो है, जो भी जिसके बारे में पूछा जा रहा है, वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लेट्स से अगर आप कोई कार खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस होना या उसकी आफ्टर सेल सर्विस होना वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इस तरीके से होता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, समवॉट इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। सो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग। लिकर्ट क्वेश्चन, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। लिकर्ट स्केल, लिकर्ट स्केल में जो है आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं इन अ कॉन्टिन्यूम, बीच में होता है नीदर एग्री और डिसएग्री, ठीक है। और जैसे जैसे आप राइट हैंड की ओर बढ़ेंगे तो जो है डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, भाई नहीं पसंद, नहीं एग्री करते हैं, बिल्कुल ही एग्री नहीं करते हैं। लेफ्ट हैंड की ओर बढ़ रहे हैं तो एग्री, स्ट्रांगली एग्री। सो ये कॉन्टिन्यूम है, चीज़ें सीक्वेंस में चल रही है, आपका रिस्पॉन्स सीक्वेंस में चल रहा है। बीच वाले ऑप्शन में आप न्यूट्रल है और राइट और लेफ्ट में जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे आपकी प्रेफरेंस बढ़ सकती है या कम हो सकती है। सो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं उसमें लिकर्ट स्केल दिया जा सकता है। लिकर्ट स्केल में हम करते क्या है, यूजुअली स्टेटमेंट्स देते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा हम इसमें स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर हमें ये पूछना होता है सामने वाले से कि आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या एग्री नहीं करते हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं या स्ट्रांगली एग्री करते हैं। लेट्स से ABC इज़ अ गुड टीचर, मैंने एक स्टेटमेंट दे दी, अब आपको जो है रेट करना है, आप इस स्टेटमेंट से स्ट्रांगली एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं या न्यूट्रल है, ठीक है। दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड इन टेस्ट, मैंने स्टेटमेंट दे दी और आपके सामने ये 5 ऑप्शन दे दिए। सो बेसिकली लिकर्ट क्वेश्चंस का इस्तेमाल ज़्यादातर स्टेटमेंट वाले में होता है कि इसमें 8-8, 10-10 स्टेटमेंट दे दी जाती है और आपको बताना होता है आप किस स्टेटमेंट से एग्री करोगे या डिसएग्री करोगे। डाइकोटोमस क्वेश्चन, 2 ही आंसर होते हैं, येस और नो, पसंद है या नहीं है।
हम इसमें एनालाइज करने नहीं बैठेंगे, कारण ढूंढने नहीं बैठेंगे, बस डाइकोटोमस हाँ या ना में जवाब दो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, बाइपोलर क्वेश्चन नाउ। बाइपोलर क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, दो एंड्स में बिल्कुल पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स लिख देते हैं। ठीक है भाई, XYZ कंपनी है, उसकी सर्विसेज आपको कैसी लगी, एफिशिएंट, इनएफिशिएंट। एक तरफ बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पॉन्स, एक तरफ बिल्कुल नेगेटिव रिस्पॉन्स, और ये बीच में आपको मार्क करना होता है। बीच में जहां आप मार्क करेंगे उससे हमें पता चलेगा कि आप जो है किस डिग्री पे एग्री करते हैं। लेट्स से इसको यहाँ पे मार्क किया गया, ठीक है, तो ये एफिशिएंसी के ज़्यादा पास है, इनएफिशिएंसी से दूर है, बट स्टिल एफिशिएंसी के बहुत पास नहीं है। तो कहने का मतलब है आप सर्विसेज को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ओके ओके। अगर ये बिल्कुल एफिशिएंसी के पास होता है, लेट्स से इधर होता हमारा आंसर, तो हम कहते हैं कि भाई इट्स वेरी एफिशिएंट। सो बेसिकली बाइपोलर में दो एंड्स पे पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स लिखना है और बीच में स्पेस दे दी जाती है, आपको मार्क करना होता है वहाँ पर, उससे हमें पता चलता है योर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स। ऐसे ही फास्ट, स्लो, रिलायबल, अनरिलायबल, इस तरीके से हमने जो है बाइपोलर एंड्स पे मार्क कर दिया है। देन नेक्स्ट, रेटिंग स्केल क्वेश्चन। इसमें हम सिंपली जो है रेट करते हैं किसी भी कंपनी की सर्विसेज को या किसी भी प्रोडक्ट को, गुड, फेयर, पुअर, वेरी पुअर। इसमें एक चीज़ जो नोटिस करने लायक है, न्यूट्रल वाला बीच वाला ऑप्शन मिसिंग है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं क्वेश्चन आंसर करते टाइम, जैसे लिकर्ट स्केल था उसमें बीच में न्यूट्रल वाला ऑप्शन था या एवरेज वाला ऑप्शन होता है, तो उसमें ज़्यादातर लोग एवरेज वाले पे टिक कर देते हैं। तो रेटिंग स्केल में इस वाले में हमने एवरेज का ऑप्शन ही हटा दिया ताकि लोग हमें एग्जैक्टली बता सके कि दे आर मोर टुवर्ड्स पॉजिटिविटी और दे आर मोर टुवर्ड्स नेगेटिविटी। भाई किसी एक तरफ तो स्टैंड लो, हमें न्यूट्रल आंसर नहीं चाहिए। एंड देन द लास्ट टाइप दैट वी हैव इज बाइंग प्रोपेंसिटी क्वेश्चंस। इसमें हम ये सेल्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमारी सेल्स कितनी होगी, लोगों को पसंद है कि नहीं पसंद है, वो बाय करेंगे या नहीं करेंगे। सो अगेन 5 क्वेश्चंस इन सीक्वेंस, डेफिनेटली, प्रोबेबली, प्रोबेबली नॉट, नॉट श्योर, डेफिनेटली नॉट। अब नोटिस करने लायक बात इन सब में क्या है, इसमें भी आप देखो एक कॉन्टिन्यूम है। डेफिनेटली बिल्कुल परचेज करेंगे, प्रोबेबली थोड़ा कम चांस है, प्रोबेबली नॉट और कम चांस, नॉट श्योर और कम, डेफिनेटली नॉट बिल्कुल ही परचेज नहीं करेंगे। तो एक सीक्वेंस नहीं है, परचेजिंग की डिग्री कम होती जा रही थी इस क्वेश्चन में। तो ये जितने भी हमने पढ़े हैं इसमें से ये जो अलग अलग कैटेगराइजेशन किया है वो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है, ये कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ये सब लिकर्ट स्केल का ही पार्ट है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस अल्टीमेटली जो भी कॉन्टिन्यूम में है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर अपना रिस्पॉन्स हमारा जा रहा है, वो सब लिकर्ट स्केल का ही पार्ट है। बस ऑप्शंस अलग अलग हो गए हैं डिपेंडिंग की क्वेश्चन क्या पूछा है। यहाँ बाइंग के बारे में पूछा है तो हमारा आंसर इस तरीके से हो गया कि हाँ डेफिनेटली बाय करेंगे या प्रोबेबली बाय करेंगे या नहीं करेंगे, इस तरीके से हो गया है। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन चेंज हो गया है, बट पैटर्न वही है कि 5 ऑप्शन दे दिए हैं और हम नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हमारा आंसर जा रहा है या पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर हमारा आंसर जा रहा है। तो ये सब लिकर्ट स्केल की ही कैटेगरी में आएंगे जो भी ऐसे कॉन्टिन्यूम वाले आंसर हैं। सो इसी के साथ आपका ये लेक्चर भी ओवर। थैंक यू।